Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss the very important chapter demand, supply and market equilibrium. So if you guys are new in my channel then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel then like, share and comment on my video. So anyway, we start our chapter. Firstly, we discuss the basic decision making units. In this, firstly, we discuss the firm. What is firm? A firm is an organization that transforms resources into products. Firm are the primary producing unit in a market economy. कि बेसिकली फर्म ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है. फॉर एग्जांपल, हम लेबर यूज़ करते हैं, लैंड यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ करते हैं. ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं और इनपुट्स हैं. जब इससे हमें एक मुकम्मल प्रोडक्ट मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, फॉर एग्जांपल लेबर और लैंड और कैपिटल को यूज़ करते हुए हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, तो वो हमारा आउटपुट होगा. ठीक है. तो बेसिकली फर्म क्या करती है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके प्रोडक्ट में. ठीक है. फर्म्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसिंग यूनिट इन अ मार्केट इकॉनमी. कि फर्म जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है किसी भी मार्केट की इकॉनमी का. फर्दर हमारे पास है एंटरप्रेन्योर. An entrepreneur is a person who organize, manage and assume the risk of a firm, taking a new idea or new product and turning it into a successful business. कि entrepreneur वो शख्स होता है जो इन सबको लीड करता है. फॉर एग्जांपल, जिस शख्स ने बिजनेस करना है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल को रेंट पर ले रहा है. ठीक है. कैपिटल को रेंट पर ले रहा है, लेबर को वो वेजेस पे करता है, लैंड को वो रेंट देता है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो शख्स कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर है. नेक्स्ट है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड आर द कंज्यूमिंग यूनिट इन एन इकॉनमी. अब यहाँ पर आप देखें एक चेन बन चुकी है कि फर्म चीज़ें प्रोड्यूस करती है, फर्म को चलाता कौन है, एंटरप्रेन्योर, और वो चीज़ें फिर कंज्यूम करता है, बेसिकली वो हाउस होल्ड होते हैं जो वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं. तो ये थे बेसिक डिसीजन मेकिंग यूनिट्स. नेक्स्ट हमारे पास है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है. राइट साइड पर हाउस होल्ड है, लेफ़्ट साइड पर फर्म्स हैं. हाउस होल्ड बेसिकली क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं इनपुट. फॉर एग्जांपल, हाउस होल्ड से लेबर जा रही होती है. ठीक है. जो लोग होते हैं वो हमारे एज ए इनपुट यूज़ होते हैं मार्केट में. ठीक है. हाउस होल्ड क्या करता है, लेबर देती है, प्रोवाइड करती है, जो फर्म्स डिमांड करती है. अब इनपुट सप्लाई कौन कर रहा है, हाउस होल्ड, लेकिन डिमांड कौन कर रहा है, फर्म. इसी तरह जो आउटपुट रेडी हो जाते हैं उनको सप्लाई कौन करता है, फर्म, और उनकी डिमांड कौन करता है, हाउस होल्ड. तो ये इकॉनमी का एक सर्कुलर फ्लो है जो इस तरह चलता रहता है. The circular flow of economic activity shows the connection between firm and household in input and output market. कि बेसिकली सर्कुलर फ्लो किसी भी इकॉनमी एक्टिविटी का क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है, कनेक्शन शो करता है फर्म्स और हाउस होल्ड का. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनपुट मार्केट्स एंड आउटपुट मार्केट्स. यहाँ पर सेम वही सर्कुलर फ्लो आपको बताया गया है. और आउटपुट और प्रोडक्ट मार्केट आर द मार्केट्स इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज. कि प्रोडक्ट मार्केट या आउटपुट मार्केट वो मार्केट होती हैं जहाँ गुड एंड सर्विसेज का लेन देन होता है. इनपुट मार्केट क्या होती है, इनपुट मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर लेबर, कैपिटल, लैंड को यूज़ करके प्रोडक्ट रेडी किया जाता है या प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाता है. तो ये थी आउटपुट मार्केट. आउटपुट मार्केट में सिंपल हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं. इनपुट मार्केट में हम लेबर, कैपिटल और लैंड को यूज़ करके प्रोडक्ट और एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन और एक्सचेंज कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनपुट मार्केट. इनपुट मार्केट में बेसिकली सबसे पहले आ जाती है लेबर मार्केट. लेबर मार्केट इन विच हाउस होल्ड सप्लाई वर्क फॉर वेजेस टू फर्म दैट डिमांड लेबर. कि लेबर मार्केट में हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं लेबर्स फर्म्स को जो उनकी डिमांड करती हैं. ठीक है. और उनको फर्म्स पे क्या करती हैं, वेजेस. सेकंड है कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती हैं जो हाउस होल्ड सप्लाई देयर सेविंग्स फॉर इंटरेस्ट और क्लेम फॉर फ्यूचर प्रॉफिट टू फर्म्स दैट डिमांड फंड्स टू बाय कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स या कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड कोई भी चीज़ रेंट पर दे देते हैं या अपनी सेविंग्स बैंक में जमा करवा देते हैं और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो बेसिकली कैपिटल मार्केट में आता है. नेक्स्ट है लैंड मार्केट इन विच हाउस होल्ड सप्लाई लैंड और अदर रियल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर रेंट. कि लैंड मार्केट वो होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी हाउस होल्ड अपनी ज़मीन है, अपनी लैंड है, वो रेंट पर दे देता है. ठीक है. उसके मुकाबले में उसे क्या मिलता है, रेंट मिलता है. तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है रेंट और
लैंड का, वो बेसिकली क्या है, लैंड मार्केट हम उसे कहेंगे। तो सिंपल एक ट्रांजैक्शन हम टेक प्लेस दे रहे हैं, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हो रही है और हमने उसको मार्केट का नाम दे दिया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड डिमांड। The household decision about the quantity of a particular output to demand depends on, कोई भी हाउस होल्ड ये डिसीजन करता है कि उसने कौन सी चीज़ की डिमांड करनी है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन, कि सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट की प्राइस पर होगा, अगर वो किसी भी हाउस होल्ड की रेंज में है तो वो उसे परचेज़ करेगा, अदरवाइज वो उसे परचेज़ नहीं करेगा। सेकंड है द इनकम अवेलेबल टू द हाउस होल्ड। सेकेंड जो डिपेंड करता है वो बेसिकली इनकम है, कि अगर हाउस होल्ड की इनकम उसे इतनी फैसिलिटी दे रही है कि वो चीज़ परचेज़ कर ले, तो बेसिकली वो परचेज़ कर लेगा। थर्ड है द हाउस होल्ड अमाउंट ऑफ अकमुलेटेड वेल्थ, कि जो उसके पास वेल्थ इकट्ठी है उस चीज़ पर भी डिमांड डिपेंड करती है। द प्राइस ऑफ रिलेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल टू द हाउस होल्ड, के फॉर एग्जांपल रिलेटेड प्रोडक्ट हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है तो वो डिमांड उस चीज़ पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल योगर्ट का सब्सटीट्यूट टोमेटो है, इसी तरह बाकी भी चीज़ों के बहुत से सब्सटीट्यूट हैं। द हाउस होल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है, अगर हाउस होल्ड का टेस्ट इस चीज़ पे डेवलप होगा तो वो परचेज़ करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड डिमांड बेसिकली क्या बता रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड किसी भी आउटपुट की डिमांड तब करेगा, एक तो उसकी प्राइस को देखते हुए, सेकेंडली अपनी इनकम को देखते हुए, थर्ड अकमुलेटेड वेल्थ को देखते हुए, फोर्थ प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट को, एंड फिफ्थ वन इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, and the last one is the household expectation about future income, wealth and prices। डिमांड वो तब करेगा अगर उसने एक्सपेक्ट किया हुआ है किसी भी हाउस होल्ड ने कि अगर आज हम ये चीज़ परचेज़ करते हैं और कल को इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो आज ही परचेज़ कर लेगा। लेकिन अगर हाउस होल्ड को ये चीज़ देखता है कि ये चीज़ देखता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड। What is quantity demanded? Basically, quantity demanded is the amount of a product that a household would buy in a given time period if it could buy all it wanted at the current market price। कि क्वांटिटी डिमांडेड वो होती है कि बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी हाउस होल्ड किसी चीज़ की जब डिमांड करता है, ठीक है, कि उसने कितने नंबर ऑफ़ यूनिट परचेज़ करते हैं अपनी इनकम के अंदर रहते हुए या मार्केट की प्राइस पर वो परचेज़ कर सकता है, तो उसको वो कहेगा क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितने यूनिट वो परचेज़ करना चाहता है या कितने यूनिट की वो डिमांड कर रहा है। इधर एक एग्जांपल दी गई है कि डिमांड शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपको पता है इन्वर्स रिलेशन है। इट इज़ द टेबल दैट शोइंग हाउ मच ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट अ हाउस होल्ड वुड बी विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। यहाँ पर आप देखें अगर ज़ीरो प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड 30 है, लेकिन इस तरह अब आपको पता है कि डॉलर्स में यहाँ पर बताया गया है, तो डॉलर जिस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है किसी चीज़ की भी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। तो ये बेसिकली एक शेड्यूल था सिंपल आपको समझाने के लिए। डिमांड कर्व्स आर यूजली ड्राइव्ड फ्रॉम डिमांड शेड्यूल, कि जब हमें ये शेड्यूल दिया जाता है प्राइस एंड क्वांटिटी की, प्रॉपर हमें क्वांटिटी दी जाती है या वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो उनको देखते हुए हम अपना डिमांड कर्व ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट पे दी गई थी वैल्यूज़, अब उनको देखते हुए हम डिमांड कर्व अपना ड्रा करते हैं। द डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफ हाउ मच ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट अ हाउस होल्ड वुड बी विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, कि कितनी मिकदार में कोई भी हाउस होल्ड डिफरेंट प्राइसेस पर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करने के लिए रेडी रहता है। तो यहाँ पर आप देखें ये डिमांड कर्व आपको मिल गया। डिमांड कर्व जैसे कि आपको पता है नेगेटिवली स्लोप होती है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने ज़ीरो से ली थी प्राइस $0 में, तो इसलिए ये बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस से हमने स्टार्ट किया है और एक्स एक्सिस तक हम आए हैं। तो उसके बाद फर्दर हम द लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज़ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड एंड इट्स प्राइस, कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशन शो करता है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उस चीज़ की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, इसी तरह अगर किसी भी चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है, अदर्स थिंग्स रिमेन द सेम। वो अदर्स थिंग्स क्या हैं वो बेसिकली हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको रिलेशन एक प्रॉपर इक्वेशन में बता दिया गया है, जो एरो आपको बता रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी।
दिस मीन्स दैट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। एक तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप है एंड सेकेंडली नेगेटिवली स्लोप है। नेक्स्ट हमारे पास अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिमांड कर्व। अदर प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द क्वांटिटी एक्स एक्सिस एज अ रिजल्ट ऑफ टाइम लिमिटेशन एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि एक्स एक्सिस को डिमांड कर्व तब इंटरसेक्ट करता है जब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। डिमांड कर्व इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एज अ रिजल्ट ऑफ लिमिटेड इनकम एंड वेल्थ। वाई एक्सिस को वो तब डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करता है जब हमारे पास एक लिमिटेड इनकम और वेल्थ होती है। हम वाई एक्सिस से बाहर नहीं जा सके, हमें अपने बजट के अंदर रहते हुए ही अपनी डिमांड को पूरा करना है। नेक्स्ट है इनकम एंड वेल्थ। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इनकम। इनकम इज़ द सम ऑफ ऑल हाउस होल्ड वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, interest payment, rent and other forms of earning in a given period of time. It is a flow of measure. कि इनकम बेसिकली क्या होता है कि एक हाउस होल्ड, एक घराना है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनकी वेजेस, उनकी सैलरीज, उनके प्रॉफिट, इंटरेस्ट पेमेंट, रेंट, ये सारी चीज़ें इनकम में आ जाती हैं। सेकंड है वेल्थ और नेट वेल्थ। वेल्थ का अदर नेम क्या है? नेट वर्थ इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट अ हाउस होल्ड ओन्स माइनस व्हाट इट ओज। ठीक है, कि बेसिकली वेल्थ वो होती है कि जितनी भी अमाउंट किसी भी हाउस होल्ड के पास जमा है। ठीक है, इट इज़ अ स्टॉक मेजर, इसको हम स्टॉक भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप के पास एक लैंड है, ठीक है, आपकी अपनी है, ज़ाती आप ही के नाम है, तो वो कहेंगे आप दिस इज़ द वेल्थ, वो आपकी वेल्थ होगी। रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ गुड्स। So firstly we introduce the what is normal goods. Basically normal goods are goods for which demand goes up when income is higher and for which demand goes down when income is lower. कि normal goods basically वो goods होती हैं जो हमारी income के साथ साथ हमारी उनकी डिमांड के साथ फ्लक्चुएट होती हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है और जब हमारी इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फीरियर गुड्स। बेसिकली इन्फीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड फॉल्स व्हेन इनकम राइज। कि ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड कम हो जाती है जब हमारी इनकम राइज करती है। फॉर एग्जांपल डेली रूटीन यूज़, जो हम डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ करते हैं। आप ब्रेड ले लें, चिकन ले लें, जो हमने एक बजट बनाया होता है हमारा उसी बजट में आना होता है। ठीक है, चाहे हमारी इनकम राइज कर जाए तब भी हमारी डिमांड या सेम रहेगी या फॉल कर जाएगी। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट सब्सटीट्यूट गुड्स का। सब्सटीट्यूट आर गुड्स दैट कैन सर्व एज रिप्लेसमेंट फॉर वन अनदर व्हेन द प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेज डिमांड फॉर अदर गोज अप। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स आर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनमें अगर एक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हम उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं किसी दूसरी गुड्स के साथ, हम किसी दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं। एक की प्राइस डिक्रीज़ होने से किसी दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हो जाना वो सब्सटीट्यूट गुड्स में आता है। फॉर एग्जांपल योगर्ट एंड टोमेटो की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर टोमेटो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है टमाटर हम सालन में यूज़ करते हैं, अगर टमाटर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम बजाय ये कि टमाटर की डिमांड डिक्रीज़ करने से मतलब प्राइस डिक्रीज़ होने का उसका वेट करने के बजाय हम दही की डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे। टमाटर की प्राइस ज़्यादा हुई, दही की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ की डिमांड पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो होता है सब्सटीट्यूट गुड्स का। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्स गुड्स। कम्प्लीमेंट्स आर गुड्स दैट गो टुगेदर। A decrease in the price of one result increase in demand for the other and vice versa। कि कम्प्लीमेंट्स गुड्स वो होती हैं जिसमें अगर किसी एक चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ हुई है तो किसी दूसरी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ये भी रिलेटेड टू है सब्सटीट्यूट गुड्स के। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात नोट करनी है कि जब भी डिमांड हमारी शिफ्ट होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो वो किस वजह से होती है? अदर फैक्टर्स की वजह से। लेकिन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होती है? जब हमारी प्राइस में चेंज आता है। अ चेंज इन डिमांड इज़ नॉट द सेम एज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वो कहता है कि डिमांड में चेंज सेम नहीं होता जैसे कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हायर प्राइस काजेज लोअर डिमांडेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर दैन प्राइस
cause a change in demand or a shifting of entire demand curve। वो कहता है बेसिकली कि अगर डिमांड किसी भी अदर फैक्टर की वजह से चेंज होती है बजाय इसके प्राइस से चेंज हो, मींस प्राइस सेम रहती है लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग अलोंग द डिमांड कर्व। जैसे डी ए से हम मूव कर गए हैं डी बी की तरफ, डिमांड ए से डिमांड बी की तरफ राइटवर्ड हमने शिफ्ट किया ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इसको हम कहेंगे शिफ्टिंग डिमांड कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास change in demand versus change in quantity demand। When demand shift to right, demand increases. This causes quantity demand to be greater than it was prior to the shift for each and every price level। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी डिमांड शिफ्ट करती है तो हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है हर प्राइस लेवल पर। यहाँ पर क्यू नॉट बी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी बेसिकली क्या है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड प्राइस हमारा क्या है, प्राइस लेवल हमारा सेम रहा है, ठीक है, पहले जितना ही रहा है P1, लेकिन क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज़ कर गई है। हर प्राइस पे हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांड। अ चेंज इन डिमांड वर्सेस अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको अब हम समराइज़ कर देते हैं कि बेसिकली चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि जब भी प्राइस की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यू से पी की तरफ मूवमेंट हो रही है, प्राइस इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, या प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो हमने इसको क्या कहा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मतलब एक ही डिमांड कर्व पर हम मूव कर रहे हैं, ना डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है ना डिमांड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन इनकम preference or prices of other goods or services lead to change in demand, shift of demand curve। अब अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है वो बेसिकली क्या होता है, शिफ्टिंग टू डिमांड कर्व। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि हमारी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्टिंग अलोंग द डिमांड कर्व को। एंड जो अपवर्ड वाला हमारा ग्राफ है, मतलब जो हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात की है, उसमें हम एक ही डिमांड कर्व पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन इनकम। हायर इनकम डिक्रीज द डिमांड फॉर अ इंफीरियर गुड्स, कि इंफीरियर गुड्स के मामले में जब हमारी इनकम राइज होती है तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बना है कि बेसिकली पहले हमारे पास डिमांड ए थी, ठीक है, डिमांड कर इनिशियली डिमांड कर कौन सा है, डिमांड ए, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है या इनकम डिक्रीज़ हुई है तो हमारी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब डिमांड सेम रही है, या इनकम के इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड डिक्रीज़ कर गई है, तो डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हुई है। बैकवर्ड शिफ्ट होने से हमारी प्राइस इंक्रीज़ एंड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हुई है। हायर इनकम इंक्रीज़ द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। अब देखें नॉर्मल गुड्स में केस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स में हमारी इनकम के इंक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ नहीं हुई थी बल्कि डिमांड डिक्रीज़ हुई थी। तो चलें अब इस नॉर्मल गुड्स का ग्राफ देख लेते हैं। इसमें हमारे पास डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है, तो उम्मीद है कि नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ हम बर्गर राइजेज, ठीक है, हम बर्गर हैं उनकी प्राइस राइज कर गई है, प्राइस के इंक्रीज़ करने से हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो गई है, क्वांटिटी ऑफ हम बर्गर डिमांडेड फॉल्स, ठीक है, वो कहता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो गई डिमांड डिक्रीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट गुड्स कैचअप। अब आप देख लें अगर वो कहता है कि बेसिकली हमारी डिमांड जो हुई है वो डिक्रीज़ हुई है, इसमें डिक्रीज़ कैसे हुआ है, डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स चिकन शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है, चिकन को हमने मतलब डिमांड कैचअप की डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़, हमने उसको डिक्रीज़ में शो किया और हमने लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग कर दिया है। डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स अगर आप देखें तो इसकी शिफ्टिंग राइट वर्ड होगी, ठीक है, मतलब अगर किसी एक चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है तो हम किसी चीज़ दूसरी चीज़ को परचेज़ कर लेंगे, तो इस तरह हमारी जो डिमांड है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन कम्प्लीमेंट गुड्स में हमारी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई है, डिक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम हाउस होल्ड टू मार्केट डिमांड। Demand for goods and services can be defined for an individual house or for a group of household that make up a market। कि एक मार्केट होती है जहाँ पर इंडिविजुअल या हाउस होल्ड किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं
गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करते हैं, लेन देन होता है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? मार्केट। मार्केट डिमांड इज़ द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़ of goods or services demanded per period by all the household buying in the market for that goods and services। कि बेसिकली ये सम होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो एक पर्टिकुलर पीरियड में एक हाउस होल्ड डिमांड करता है, ठीक है, और लेन देन चीज़ों का जिस जगह पर होता है उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी इसी तरह मिलती रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू नहीं थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। सो एनीवे, नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम हाउस होल्ड डिमांड टू मार्केट डिमांड। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 2 हाउस होल्ड इन द मार्केट डिमांड इज़ डिराइव्ड एज फॉलो। अगर किसी भी मार्केट में सिर्फ 2 हाउस होल्ड हैं, ठीक है, कि 2 घराने हैं एक मार्केट में, तो उनकी डिमांड किस तरह इफ़ेक्ट होगी। फर्स्ट पैनल ए में हमने लिया है हाउस होल्ड ए डिमांड, पैनल बी में हमने लिया है हाउस होल्ड बी डिमांड, थर्ड में हमने मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट किया है। हाउस होल्ड ए की डिमांड कर्व हमने बनाई है, ठीक है, प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर गई। इस तरह हाउस होल्ड बी की भी ऐसे ही है, लेकिन जो मार्केट डिमांड है वो बेसिकली क्या, इन दोनों का सेम पॉइंट मार्केट डिमांड में हम शो करेंगे, मतलब इन दोनों को सम अप कर देंगे तो वो हमारे पास मार्केट डिमांड बन जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है बेसिकली सप्लाई इन आउटपुट मार्केट्स। सबसे पहले तो सप्लाई शेड्यूल हम देख लेते हैं। सप्लाई शेड्यूल बिल्कुल इन्वर्स है डिमांड शेड्यूल के। इसमें जब हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हमारी सप्लाई भी